चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की कारुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का एक बहुचर्चित कांड, जिसको कांड ही कहा जा सकता है, 67 लाख यानी कि 67 लाख रुपए के गबन का एक मामला। कारुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत 65 वर्षीय पारसमल जैन, जो कि लसड़ावन गांव के रहने वाले हैं। पारसमल जैन वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1981 से लगातार पारसमल जैन कारुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत रहे। वर्ष 2016 में इनकी सेवानिवृत्ति हुई 30 अप्रैल 2016 को। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम इस पूरे मामले में, यानी कि जो ये 67 लाख का गबन, जहाँ से ये मामला पूरा शुरू होता है, इस पूरे मामले को हम उनसे और उनके बेटे, यानी कि जिन्होंने जो इस पूरे मामले में बहुत लंबा संघर्ष किया है, उनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे। इस पूरे मामले को समझने की, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की निम्बाड़ा शाखा की कारुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति, इस समिति में वर्ष 1981 से व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत पारसमल जैन, जो कि वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्ति के लिए जो सहकारी समितियों में नियम है, या किसी भी राजकीय शासकीय विभाग में नियम होता है कि सेवानिवृत्ति से पहले उनको जो है एक प्रकार से सूचना या नोटिस दिया जाता है। बिना किसी पूर्व सूचना के सेवानिवृत्ति होती है 30 अप्रैल 2016 को, और 29 अप्रैल 2016 को उनको एक दिन पूर्व फ़ोन पर मौखिक सूचना दी जाती है कि कल आपको सेवानिवृत्त होना है। विभागीय नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय में सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक होते हैं, उनको अपने हिसाब किताब से संबंधित सारी जानकारी जो है वो विभाग को सौंपना होती है। उसकी ऑडिट करानी होती है। ऑडिट कराने के बाद में जब सारा हिसाब किताब का मिलान हो जाता है, तब वे विधिवत रूप से सेवानिवृत्त माने जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस पूरे मामले में 67 लाख रुपए का एक बहुचर्चित गबन का मामला, जो कि समाचार पत्रों की भी सुर्खियां बना रहा पिछले दिनों। इस मामले में पारसमल जैन, जो कि व्यवस्थापक रहे ग्रामीण सहकारी सेवा समिति कारुंडा के, वो आज हमारे साथ हैं। उनसे इस पूरे मामले में हम बात करेंगे। संक्षिप्त में मैंने आपको पहले बताया जैसा कि 67 लाख रुपए का गबन का आरोप उनके ऊपर लगा। आरोपों की जाँच हुई, पुलिस में FIR हुई, विभागीय जांच भी हुई। पुलिस की जांच में उन्हें निर्दोष पाया गया, उसमें FR लगी। FR न्यायालय में जो है वो सबमिट की गई। हमारे साथ पारसमल जैन हैं, जो कि लसड़ावन गांव के निवासी हैं, और इस संघर्ष को उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक झेला है, और इन सारी चीज़ों से पार पाते हुए वो निर्दोष साबित हुए। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या संघर्ष इस दौरान उनको करना पड़ा। पारसमल जी, आप कारुंडा सेवा समिति, सहकारी सेवा समिति में व्यवस्थापक के पद पर रहे। हाँ साहब, हाँ रहे आप। इसमें क्या प्रक्रिया रही जब आप सेवानिवृत्त हुए? तो क्या आपको किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी? नहीं दी, सूचना नहीं दी साहब। विभाग द्वारा कोई आपको सूचना नहीं दी गई? 29 तारीख शाम को फ़ोन पे बताया था शंकर लाल जी जाट ने कि कल आपका रिटायरमेंट है, इसलिए आप समिति का समस्त चार्ज बैंक में आकर के मुझे दे दो, और वापस कल मनीष, आपका जो बेटा है, जो सहायक व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत है कारुंडा समिति में, उसको वापस चार्ज दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद उनको मैंने चार्ज सौंप दिया, और कुछ देर बाद ही उन्होंने कह दिया कि अब मनीष को चार्ज अब नहीं देंगे हम। आपका रिकॉर्ड सौंपने के बाद की बात है? रिकॉर्ड सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि अब मनीष को चार्ज अब नहीं देंगे, और रिकॉर्ड दिया। उस समय मैंने कहा कि मेरा वेतन वगैरह बाकी है, उसके लिए आप क्या कह रहे हो? तो वेतन तो आपका इस साल का ऑडिट करवा लेंगे। ऑडिट करवाने के बाद यदि आपके खिलाफ कुछ संस्था की राशि निकलेगी तो वो काट करके समायोजन करके फिर आपको वेतन दे देंगे। ये तो विभागीय नियम है कि अगर किसी प्रकार का कोई बकाया राशि का लेन देन है तो वो ऑडिट के बाद में वसूली योग्य जो होता है तो वो वसूल किया जाता है। ये तो विभागीय नियम है। पर इसमें जैसी हमारे पास जानकारी मिली, आपने भी बताया कि ऑडिट जो कराई है, उस ऑडिट के बारे में ना तो आपको कोई जानकारी दी गई, और अपूर्ण रिकॉर्ड था। अपूर्ण रिकॉर्ड के आधार पे इन्होंने जो है वो ऑडिट कराया, और ऑडिट की कोई जानकारी आपको नहीं दी। ऑडिट की जानकारी मुझे कोई नहीं दी। मुझे ये कहा भी नहीं ऑडिट करवा रहे हैं आपका, जो आप यहाँ पे आओ और आपके बाउचर वगैरह, कागज़ वगैरह कुछ हो तो दो। उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को।
तो क्या ऑडिट के समय में व्यवस्थापक का होना जो है वो नियमों के हिसाब से आवश्यक है? बिल्कुल ज़रूरी है साहब, बिना व्यवस्थापक के ऑडिट नहीं हो सकती। नहीं हो सकता है। पर इन्होंने बावजूद उसके भी आपसे आपकी अनुपस्थिति में जो है उसमें ऑडिट करवाई। ऑडिट करवा लिया। ऑडिट करने वाले कौन थे? ऑडिट करने वाले इफरान हुसैन जी थे। या ये ऑडिट करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं? हाँ, ऑथराइज्ड है। ऑथोराइज्ड है। अब आपको यहाँ बता दें कि बिना पारसमल जी जैन की अनुपस्थिति में, इनकी अनुपस्थिति में इस पूरे जो है इनके हिसाब किताब की ऑडिट करवाई गई। और जैसा कि इन्होंने बताया कि उस समय कुछ जो है रिकॉर्ड अपूर्ण भी था, यानी कि मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनकी अनुपस्थिति में 1 अप्रैल 2016 से 20 मई 2016 के जो बीच का जो रिकॉर्ड है वो इनसे रिकॉर्ड नहीं लिया गया। रिकॉर्ड नहीं लिया सर मेरे से। उस रिकॉर्ड को बिना लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 और 16-17 के रिकॉर्ड के आधार पर ऑडिट करवा ली गई। और उस ऑडिट में अलग अलग तरीके से इनके ऊपर जो है वो 67 लाख रुपए यानी कि 67 लाख रुपीज़ के जो है वो आक्षेप विभाग द्वारा लगाए गए। यानी कि अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो 67 लाख रुपए का गबन का आरोप आपके ऊपर लगाया गया। सर 67 लाख का गबन का आरोप लगाया। 67 लाख का गबन का जो आरोप इन्होंने विभाग के द्वारा इनके ऊपर लगाया गया, उस बारे में ना तो आपसे कोई स्पष्टीकरण मांगा गया, कुछ है ना? नहीं मांगा सर। उस समय आपकी कारुंडा जो सहकारी समिति है उसमें प्रकाश चंद्र जैन व्यवस्थापक थे और अभी वर्तमान में भी शायद हैं, वो अभी भी हैं। तो उन्होंने आपको इस ऑडिट के बारे में कोई जानकारी दी? कुछ भी जानकारी नहीं दी सर। और जो आक्षेप आपके ऊपर लगाए उन्होंने 67 लाख रुपए के गबन के, क्या उसके बारे में आपको किसी तरह की कोई जानकारी उन्होंने दी कि किसकी मद में कमी आ रही है या किस राशि में कोई हेराफेरी का मामला है, ऐसा कोई जानकारी आपको दी? नहीं, उसके बारे में भी मेरे को कुछ जानकारी नहीं दी। नहीं, बिना जानकारी दिए मतलब सहकारी विभाग में धारा 57 के अंतर्गत केस एंट्री करा दिया। देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले तो जिस व्यक्ति के द्वारा हिसाब किताब प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जिसके उपस्थिति में यानी कि किसी प्रकार की अगर वित्तीय अनियमितता होती है तो सबसे पहले विभाग द्वारा उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए कि भाई ये राशि कम पड़ रही है या इसमें किसी प्रकार की कमी बेसी है, हिसाब में अगर किसी प्रकार का कोई जो है वो कमी है तो सबसे पहले उस हिसाब प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए। तो सबसे पहले नियमों की अनदेखी तो यहाँ की गई, और अनदेखी कहें या षड्यंत्र कहें, प्राइमा फेसे ही यहाँ ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार की दुर्भावना से ग्रसित होकर के और इस तरीके से किया गया, क्योंकि जो नियम यह कहते हैं कि व्यक्ति का होना आवश्यक है। बावजूद उसके प्रकाश चंद्र जैन जो व्यवस्थापक हैं उनकी अनुपस्थिति में इस तरीके से उसकी ऑडिट करवा कर और इनके ऊपर 67 लाख रुपए के आक्षेप लगाया जाना, ठीक है, ये आक्षेप भी लगा दिए गए और बिना इनको किसी तरीके की जानकारी दिए। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, पूरी की पूरी इस प्रकरण से जुड़ी हुई फाइल जनप्रहरी के पास मौजूद है। उस फाइल को जब हमने देखा तो उसमें ये पाया कि जब इनके ऊपर आक्षेप लगाए गए तो उन आक्षेपों से संबंधित इन्हें किसी प्रकार का नोटिस भी नहीं दिया गया कि आपको किस तरीके के हिसाब में आपकी कमी पाई गई है या किन किन मदों से आपके ऊपर जो है ये फला मद में ये 67 लाख रुपए का लेन देन जो है वो बकाया होता है। हाँ, उसमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी मुझे। आपके कुछ कागज़ कम पड़ रहे हैं तो कागज़ लेके आओ, कागज़ ले यहाँ पे सबमिट कराओ, कुछ जानकारी नहीं दी साहब। बिना जानकारी किए हुए 67 लाख रुपए का जो अंतर आया वो मेरे ऊपर थोप करके 420-406 के अंतर्गत FIR दर्ज करवा दी। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि इस पूरे मामले में कई जगहों पर नियमों की अनदेखी हुई, कई जगहों पर जो है वो नियमों को ताक पर रखा गया। 67 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाने के बाद विभाग ने 57(1) यानी कि जो सहकारिता अधिनियम की धारा 57(1) है उसके तहत इसमें प्रकरण दर्ज किया गया। उस प्रकरण की जांच हुई, जांच चल ही रही थी। उसी दौरान निम्बेडा शाखा के जो अधिशासी अधिकारी हैं बलराम शर्मा को उच्चाधिकारियों ने दबाव बनाया उनके ऊपर कि आप जो है इस मामले में एक 420-406 में एक जो है वो FIR दर्ज कराएं पुलिस में कि इनके द्वारा गबन किया गया है। ये पारस जी 406-420 में निम्बाडा में बलराम शर्मा जी ने जो FIR दर्ज कराई उसमें दो तथ्य और निकल कर आते हैं कि विभाग ने एक ही दिन में 2 आदेश अलग अलग तरीके के आप ही के बारे में जारी किए। उस बारे में आप हमें बताएं कि वो क्या आदेश थे और उनमें किस तरीके की कॉन्ट्रडिक्शन थी। वो आदेश ये थे साहब की 15-18 के आदेश में संपत्ति की जानकारी चाहिए थी विभाग ने,
और उसी के अंतर्गत उसका गलत उपयोग करके उन्होंने 420 406 की धारा के अंतर्गत पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी। संपत्ति की जानकारी से मतलब आपका ये है कि अटैचमेंट बिफोर अवार्ड, अटैचमेंट बिफोर अवार्ड की जो बात होती है उसके तहत इनकी संपत्ति की और अचल संपत्ति की और बैंक खातों और लॉकर्स की जानकारी आपकी चाहिए गई थी। उसी को आधार बनाकर जो है विभाग ने बलराम शर्मा जी के मार्फत जो है वो एक एफआईआर निम्बाड़ा सदर थाना में दर्ज कराई। अब आप देखिए यहाँ से कि इस पूरे मामले ने बड़ा दिलचस्प मोड़ लिया। विभाग की जाँच अभी चल ही रही थी, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष इनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ, विभाग की जांच पूरी भी नहीं हुई और उससे पहले जो है विभागीय अधिकारियों को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बलराम शर्मा जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी निम्बाड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिशासी अधिकारी थे, उनके मार्फत एक निम्बाड़ा सदर थाना में एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। अब यहाँ से वास्तविक संघर्ष जो है वो शुरू होता है पारसमल जैन का। एफआईआर दर्ज होने के बाद इनके गिरफ्तारी वारंट निकलते हैं। आपके गिरफ्तारी वारंट निकले साहब, पुलिस आई मेरे घर पे, पुलिस आई गाड़ी लेकर, 8 पुलिस वाले आए साहब, और फिर मुझे 18 महीने तक बाहर रहना पड़ा पुलिस के डर की वजह से कि कहीं आपको गिरफ्तार ना कर ले। इसमें आपके दस्तावेज बताते हैं पारस जी कि आपने न्यायालय से भी इसमें आपकी गिरफ्तारी के जो है से बचने के लिए आपने स्टे लिया? हाँ साहब, स्टे भी लिया था मैंने, 2 बार स्टे लिया। हाँ, 2 बार इन्होंने जो है न्यायालय से स्टे लिया और ये सारी जो कार्रवाई है वो चलती रही। पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू की, इनको गिरफ्तार करने के लिए इनके घर भी पहुंचे। अब इस पूरे मामले में एक वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो कि अपनी पूरी 60 वर्षीय सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए, थकाहारा आदमी, आप मान के चलिए कि पुलिस के भय से, गिरफ्तारी के डर से जो है वो बचते फिरे। 18 महीने लगभग आपका ये दौर जो है वो आपका घर से बाहर निकला, बाहर रहना पड़ा। इस पूरे दौर में इनके जो पुत्र हैं राजेश जैन, उन्होंने इस संघर्ष को, अपने पिता के संघर्ष को बहुत ही शिद्दत के साथ शुरू किया। हम उनसे बात करें, वो पूरा मामला हमको समझाएंगे कि इस एफआईआर दर्ज होने के बाद और इनके पिता के गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद का जो पूरा घटनाक्रम है वो हम राजेश जी से बात करने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, न्यायालय से आपने 2 बार अपने पिता की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो स्टे लिया। जी सर, सबसे पहले जैसे ही एफआईआर हुई और मैं बैंक अधिकारियों के पास गया, मैंने कहा सर किस आदेश के आधार पर आपने 57(1) की जांच जो चल रही है नियमानुसार, एक जांच का कोई निर्णय आया नहीं है, दोषी अभी सिद्ध हुए नहीं है, कोई आरोप इनके ऊपर सिद्ध हुए नहीं है और आपने सीधे एफआईआर के आदेश करके, और एफआईआर कैसे करे दी, उन आदेशों की कॉपी मुझे दी जाए। तो साहब इन्होंने मेरे को, बैंक वालों ने मेरे को आदेश की कोई कॉपी देने से मना कर दिया। मैं प्रार्थना पत्र लिख के इनके साइन करवा के ले गया तो एमडी साहब ने यह कहा कि कैसे मान लिया जाए कि हस्ताक्षर पारसमल जी जैन के हैं। तो क्या साहब ये अधिकारी जो इतने आदेश जारी करते हैं, क्या हर आदेश के साथ में अधिकारी खुद जाते हैं और सामने साइन करते हैं कि ये मेरे ही हैं? नहीं, हस्ताक्षर की जहाँ तक बात है तो हस्ताक्षर तो आपके पिता इतने लंबे समय तक सहकारी समिति के व्यवस्थापक रहे, तो उनके हस्ताक्षर तो विभाग से भी प्रमाणित हो सकते थे कि क्या ये हस्ताक्षर काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं। ये कोई तथ्य नहीं होता है। इस आधार पे उन्होंने आपको कॉपी देने से मना कर दिया। मुझे यही कहा कि भाई ये हस्ताक्षर पारस जी के हैं, कैसे मान लूँ। और कुल मिला के साहब उनकी सोच ये थी और उन्होंने ये कहा कि पारस जी को ले आओ, जो मैं आपको जो आदेश चाहिएगा दे दूंगा, आपको कुछ नहीं दूंगा, और ये हस्ताक्षर भी पारस जी के नहीं है। उनके दिमाग में इनकी उनकी साजिश को पूरी करने का जो तरीका था वो यही था कि पारस जी बैंक में आए और वहीं उनको बिठा के थाने में पुलिस को फोन करके और पारस जी को वहाँ से अरेस्ट करा दें। इनका सीधा सा टारगेट था पारस जी को अरेस्ट कराना। नहीं, तो आपका ये कहना है कि इस पूरे मामले में, कागज़ नहीं देने के मामले में और आपके पिताजी को या बुलाने के संदर्भ में इनके पीछे इनकी बदनीयत थी? बदनीयत थी सर, पूरी बदनीयत थी। ये कुल मिला के मेरे पिताजी को अरेस्ट करवाना चाहते थे। अब राजेश जी, एक बात यहाँ उठती है कि क्या 67 लाख रुपए का जो गबन है, इसमें क्या अधिकारियों ने जानबूझकर इस पूरे मामले को बनाया या इसमें किसी प्रकार की कोई अधिकारियों की दुर्भावना रही इस पूरे मामले में? इस बारे में आपने क्या, इस पूरे संघर्ष के दौरान क्या महसूस किया? सर, सबसे बड़ी बात तो यही आके हो गई कि बिना रिकॉर्ड के जिस चीज़ का ऑडिट करवाया गया, 50 दिन का रिकॉर्ड इनके पास था, इस स्थिति में गबन तो है ही नहीं। ये तो हिसाब किताब का फर्क है। आप मेरे से 10,000 रुपये का आपको हिसाब लेना है, आप मेरे से बिना हिसाब लिए गांव में कहते फिर रहे हो राजेश मेरे 10,000 रुपये लेके भग गया। इट इज़ फॉल्ट, ये तो गलत है। मैं लेके नहीं भगाऊँ, मेरे पास आपके पैसे थे, उसका हिसाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। और जब हिसाब देने के लिए गया तो मुझे कहते हैं कि मंत्री जी से फ़ोन कराओ तो रिकॉर्ड लेंगे, बाकी नहीं लेंगे।
तो साहब क्या छोटे छोटे काम के लिए मंत्री जी के पास जाना पड़ेगा? नहीं, ये विभागीय अधिकारियों ने आपको इस तरीके की बात बोली है। तो रिकॉर्ड लेना या किसी प्रकार की किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि लेना, तो ये तो संवैधानिक अधिकार है आपका। तो रही बात इस चीज़ की कि इसमें स्टे कोर्ट ने आपके पिताजी के गिरफ्तारी को रोकने के लिए 2 बार दिया। न्यायालय में ये पूरा मामला चला। उस दौरान क्या वहाँ किस तरीके का घटनाक्रम हुआ? पुलिस ने जांच जो की, उस जांच में क्या आपको सहयोग किया? साहब प्रथम बार जब मैंने स्टे लिया, स्टे लेने के बाद में मैं थाने में ले जाके इनको बयान करवा दिया, इनके एसपी साहब के सामने प्रस्तुत कर दिया। सारे दस्तावेज एसपी साहब के वहाँ भी प्रस्तुत कर दिए और थाने में भी प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद में इस स्टे के दौरान लगातार साहब तारीख पेशी होती रही, वापस हाईकोर्ट सुनवाई करता रहा। अंतिम समय जब फरवरी चल रहा था वापस 2021 का, उस समय साहब बैंक अधिकारियों ने पुलिस को वापस गलत जानकारी दी। जो उस झूठी जानकारी के आधार पर पुलिस ने वहाँ पर जो रिपोर्ट भेजी उसमें 67 लाख रुपए बकाया बता दिए, जबकि उससे पहले मेरे द्वारा सारा हिसाब किताब डीआर साहब के ऑफिस में प्रस्तुत कर दिया गया था। वो मानना नहीं मानना ये अलग विषय था, वो क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे वो उनका विषय था, लेकिन मेरी तरफ से सारा हिसाब किताब प्रस्तुत कर दिया गया था। पर इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे गलत जानकारी पुलिस को दे दी। इस आधार पर पुलिस ने जो हाईकोर्ट में रिपोर्ट भेजी, उसके आधार पर हाईकोर्ट ने मेरी जमानत की जो अर्जी थी और स्टे दिया हुआ था, स्टे भी खारिज कर दिया और जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने पुलिस की जांच के दौरान जो दस्तावेज उपलब्ध कराए वो गलत थे, वो गलत जानकारी क्या थी, इस बारे में थोड़ा आप स्पष्ट करें मुझे। वो गलत जानकारी साहब ये शुरू से दे रहे थे, जैसे 333 नंबर के आदेश से इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उसको उसमें 333 जारी करने का आधार बनाया इन्होंने 15/18/4/2020 को, 4/8/2020 को। 4/8/2020 का जो 15/18 क्रमांक का आदेश है साहब, उसमें डीआर साहब ने इनसे सिर्फ मेरे पिताजी की चल अचल संपत्ति, बैंक खाते, बैंक लॉकर की जानकारी मांगी कि भाई इस आदमी के खिलाफ गबन की जांच चल रही है तो इसकी संपत्ति अपन अटैच कर लें। ये आदमी खुर्द बुर्द नहीं कर सके। इन्होंने ये एक विभागीय प्रक्रिया है। हाँ, इससे मैं संतुष्ट भी था साहब, क्योंकि अपनों ने चोरी नहीं की तो अपने डर की कोई बात नहीं थी। ये संपत्ति अटैच करें कोई बात नहीं, 2 महीने 6 महीने 12 महीने बाद वापस फ्री हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ना है। पर इस आदेश का आधार बना के इन्होंने एफआईआर करा दी। दूसरी साहब, इन्होंने जो ऑडिट रिपोर्ट है इनकी, ऑडिट रिपोर्ट में आपको भी दिखाऊंगा, अभी जनप्रहरी को भी मैं ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल करा दूंगा। उस ऑडिट रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 1 से लगा के अंतिम पृष्ठ तक कहीं कोई तारीख दर्ज नहीं है कि ये ऑडिट कितनी तारीख को की गई। अच्छा, ऑडिट में किसी प्रकार के दिन, समय और किसी प्रकार का उसमें कोई उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है कि किस तारीख को की गई, किसके द्वारा की गई, ये उल्लेखित है। ये भी है सर, पर उसमें भी सील ठप्पे नहीं है, मैं मुहर सील नहीं है, सिर्फ इरफान हुसैन नाम लिख रखा है। अब इरफान हुसैन कौन है साहब, वो ऑडिटर ही है, कैसे मान लिया जाए? नहीं, सील ठप्पे ऑडिट रिपोर्ट को तो विभागीय अधिकारियों द्वारा भी प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। हाँ, सील ठप्पे लगते हैं सर, पर उस पर कोई सील ठप्पे नहीं है। जिस आधार पर इन्होंने एफआईआर कराई है उस रोकड़ पे मेरे पास भी इनके द्वारा ही प्राप्त प्रतिलिपि है, इन्होंने दी, पर उस पर कोई सील ठप्पे नहीं है। सिर्फ इरफान हुसैन का नाम लिखा हुआ और साइन कर रखे हैं, सील ठप्पे नहीं है। बिना सील ठप्पे के साहब 67 लाख का मुकदमा दर्ज करवा रहे हो, और जो महत्वपूर्ण आधार है ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही आपने सारे आक्षेप निकाले। उस ऑडिट रिपोर्ट पे ऑडिटर के सील ठप्पे नहीं है साहब, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण जानकारी ये है साहब, इन्होंने पुलिस को जो एफआईआर कराई, उस एफआईआर में इन्होंने ये लिखाया कि पारसमल जी द्वारा धारा 57(1) की जानकारी में जांच में किसी तरह के कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए और राशि जमा भी नहीं कराई गई और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। 57(1) में जो धारा के तहत जो विभागीय जांच हो रही थी उस बारे में बात कर रहे हैं आप। 57(1) की विभागीय जांच में इन्होंने पुलिस को जो जानकारी दी उसमें लिखा है कि पारसमल जी जैन ने कुछ भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया। मैंने साहब 57(1) की जांच की पूरी पत्रावली आरटीआई लगा के निकलवा रखी है। आरटीआई में लगभग 170 से ज़्यादा पेज उप रजिस्ट्रार कार्यालय से मेरे को आरटीआई की छाप लगा के 57(1) की पत्रावली दी गई है। अब जब एक तरफ ये पुलिस में जानकारी देने कि मैंने कुछ उपलब्ध नहीं कराया, तो सब डीआर ऑफिस में 170 से ज़्यादा पेज कहाँ से आ गए? विभागीय जानकारी आपने जब मांगी सूचना के कानून के तहत, तो वहाँ वो पूरी पत्रावली आपके द्वारा दिया जाना जो है वो साबित हो गया, क्योंकि जानकारी आपको दी उन्होंने लिखित रूप में और वो पूरी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ आपके पास है जो कि आपने हमें भी दी है। तो ये जानकारी इन्होंने जो पुलिस को जो दी कि इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा गया, ये जानकारी झूठी थी। झूठी जानकारी दी थी पुलिस को इन्होंने। ये सारे कागज मैंने पुलिस को डाक से भी भेजे। फिर एक बार का स्टे खारिज हो गया, फिर भी मैंने मेरी लड़ाई जारी रखी। ये कहीं बाहर रहे और मैं मेरी लड़ाई लगातार लड़ता रहा। ये रिकॉर्ड लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो इनके उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, उच्च अधिकारियों से आदेश हुए, आदेश के बाद में पेशी हुई
और पेशी पर इनके द्वारा जवाब दिया गया, पिताजी के द्वारा। उस जवाब को कंसिडर करके उस जवाब के आधार पर डीआर साहब ने बैंक के अधिशासी अधिकारी और वर्तमान व्यवस्थापक को वो जवाब की प्रतिलिपि सौंप के और उनको कहा कि इसमें जो सही है गलत है इसकी जांच करके आप अपनी तरफ से इनको प्रमाणित करके दो, कौन सी चीज़ इनके द्वारा बताई गई जो सही है, कौन सी गलत है। उसके बाद साहब लगभग 40 लाख रुपए का हिसाब एक पेशी में खत्म हो गया और बीमे की राशि के लिए उन्होंने कहा कि भाई बीमे की राशि भी कम की जा सकती है, जिसे बैंक के सहायक अधिशासी अधिकारी ने भी स्वीकार किया है, ऋण पर्यवेक्षक ने भी स्वीकार किया है और व्यवस्थापक ने भी स्वीकार किया है कि बीमे की राशि कम की जा सकती है। उसके बाद में भी मैं साहब लगातार लड़ता रहा, फिर वापस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जमानत के लिए, बेल नंबर 2, उसमें यहाँ एप्लीकेशन लगाई, यहाँ से नकल वहाँ भेजी और वहाँ मैंने साहब वापस लड़ाई लड़ी, 2-2.5 महीने तक तारीखें पड़ती रही। तारीखों के बाद में साहब हाई कोर्ट ने जब आईओ से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी तो आईओ ने साहब, आईओ क्या फैक्चुअल रिपोर्ट देगा, आईओ यही देगा, इनसे पूछेगा। इनसे आईओ ने पूछा तो इन्होंने साहब आईओ को 5 या 7 मार्च को लिखित में लिख के दिया कि 67 लाख रुपए का हिसाब किताब अभी तक बाकी है। 5 मार्च 2022 5 मार्च 2022 को विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को पुनः जानकारी दी कि 67 लाख रुपए का जो हिसाब है वो अभी भी बकाया है। ठीक है सर। इसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि भाई निचली अदालत 80,000 रुपये का हिसाब भेज रही है जो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था नीचे जब यहाँ जमानत लगाई थी, और आईओ 67 लाख कह रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। उन्होंने साहब आईओ को तलब किया, आईओ इनका लिखा हुआ लेके गया कि साहब मेरे को समिति और बैंक के अधिकारियों ने 67 लाख रुपए लिख के दिए। आईओ ये पूरा घटनाक्रम राजस्थान उच्च न्यायालय का है। हाँ। अब साहब पुलिस ने जो इनसे जानकारी मांगी वो नोटिस देके ये मांगी कि आप द्वारा प्रकरण फला फला दर्ज करा रखा है। इस प्रकरण में प्रकरण दर्ज होने से लेके आज तक, यानी 5 मार्च को या 7 मार्च को जब भी नोटिस दिया, उस दिनांक तक पारसमल जैन द्वारा बिल, बाउचर, नकद लेन देन या किसी तरह का हिसाब किताब, रिकॉर्ड आदि के आधार पर राशि कम हुई हो या हुई जाना प्रमाणित हुआ हो तो उसको कम करने के पश्चात आज दिनांक को वास्तविक शेष राशि की जानकारी उपलब्ध करावे। उसमें इन्होंने साहब 67 लाख रुपए लिख के दे दिए। यानी इनका यह कहना था कि पारसमल जैन द्वारा किसी तरह के कोई कागज, बिल, बाउचर, हिसाब किताब कहीं कुछ न तो डीआर ऑफिस में दिया गया न इनके यहाँ दिया गया। सारी जानकारी इन्होंने नेगलेक्ट करके पुलिस को जानकारी दे दी कि साहब 67 लाख रुपए बाकी है। जबकि इसके संदर्भ में आप पूरी पत्रावली की जो है वो प्रतिलिपि आप विभाग से ले चुके थे सूचना के कानून के तहत, बावजूद उसके भी इन्होंने ये कहा। नहीं सर, हाँ। ये 57(2) की जांच शुरू हो गई। 57(2) की जांच की उसमें साहब अब आगे जाके जब कोर्ट ने ये पूछा इनसे, आईओ से, आईओ ने इनका लेटर दिया। इसके बाद में साहब अब एक इत्तेफाक देखना कि आईओ के ये कहने, आईओ को जब वहाँ बुलाया, आईओ को कहा कि आप डीआर से जानकारी लाओ। अब साहब देखो कि 7 मार्च को बैंक के अधिकारी लिख के दे रहे हैं 67 लाख रुपए का हिसाब बाकी है, पारसमल जैन द्वारा किसी तरह का कुछ भी हिसाब किताब, बिल, बाउचर नहीं दिया गया है। और 16 मार्च के दिन साहब माननीय उप रजिस्ट्रार महोदय का इस प्रकरण में निर्णय जारी हो जाता है, जिसमें लगभग 44,25,000 रुपए के आरोपों से तो पारसमल जी को दोष मुक्त कर दिया जाता है। 57(2) की बात कर रहे हैं हम। 57(2) की जो जांच चल रही थी, हाँ। उसमें राशि बताइए आपने, 44,25,000 के आरोपों, 44,25,000 रुपए की राशि से इनको दोष मुक्त कर दिया जाता है। जो थोड़ा सा स्पष्ट कर दें हम कि जो 67 लाख रुपए की बात शुरू से चल रही थी, जो कि गबन की राशि मानी जा रही थी, उसमें से 42 लाख रुपए, 44 लाख 25,000 रुपए जो है उसके लिए उनके आरोपों से उनको जो है वो 57(2) की कार्रवाई में उप रजिस्ट्रार की जांच में उनको दोष मुक्त करार दे दिया गया। इसके अलावा 22 लाख और 5,000 रुपए के आसपास की जो राशि थी, उसके लिए डीआर साहब ने समिति और बैंक दोनों के खातों का पुनः मिलान करना है। पुनः मिलान के पश्चात भी यदि कोई राशि शेष रहती है, 22,05,000 रुपए की राशि में से बैंक और समिति के खातों और रिकॉर्ड का पुनः मिलान करना है। इसके पश्चात यदि कोई राशि शेष रहती है तो पारसमल जैन से वसूली योग्य मानी जाएगी। इसके अलावा 4 पैरा में कोई 4,000, 6,000, 5,000, 20,000 ऐसी कोई राशियां करके 82,833 रुपये का एक अमाउंट बन रहा है, वो वसूली योग्य बताया।
बट उसको भी आप गबन सिद्ध नहीं कर सकते। ये 57(2) की रिपोर्ट का निष्कर्ष जो है वो आप हमको बता रहे हैं। विभागीय जांच में जो 57(2) धारा 57(2) के तहत जो जांच हुई उसका निष्कर्ष आप बता रहे हैं। अब वो 82,833 रुपए को भी आप गबन का नाम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 50 दिन का रिकॉर्ड लिए बिना ऑडिट कराया है, तो ये राशि वास्तविकता में आपके रोकड़ का अंतिम पोते बोल दो या श्री पोते बोल दो या प्रारंभिक पोते बोल दो, वो पोते की बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपको थोड़ा सा एक बार जानकारी रिवाइंड कर देते हैं ताकि आपको भी इस मामले को समझने में थोड़ी आसानी हो कि यहाँ जो है राजेश जी बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2016 से 20 मई 2016 इसके बीच का जो अपूर्ण रिकॉर्ड था, जो कि पारसमल जैन से नहीं लिया गया या इनके द्वारा नहीं दिया गया, उपलब्ध नहीं कराया गया क्योंकि इनकी जो तनख्वाह है वो बाकी थी, तो इनका यह कहना था कि वो रिकॉर्ड में पेश कर दूंगा। उससे पहले इन्होंने जो है वो तत्कालीन ऋण पर्यवेक्षक जो थे उनको अपने तनख्वाह के बिल बाउचर वगैरह सारे दे दिए थे और ये उसकी प्रतीक्षा में थे। तो इस अपूर्ण रिकॉर्ड के आधार पर जो है, जो अभी बात हो रही थी हमारी, जो एक राशि की बात हुई, वो इस अपूर्ण रिकॉर्ड के आधार पर उसको ये माना गया कि उसमें कुछ राशि कहीं 6,000, कहीं कुछ राशि, एक सामान्य सी राशि थी। अब आगे की बात आप फिर से बताएं मुझे। इसके बाद में सर उनका निर्णय आ गया। वो निर्णय हाई कोर्ट में जब प्रस्तुत किया, हाई कोर्ट में वो निर्णय प्रस्तुत करने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने बैंक के एमडी के नाम में डायरेक्शन जारी किए। पिताजी की गिरफ्तारी पे स्टे ऑर्डर देके बैंक के एमडी को निर्देशित किया कि माननीय उप रजिस्ट्रार महोदय का जो निर्णय जारी हुआ है 16/3/2022 को, इस निर्णय की अनुपालना करने के पश्चात इस आदमी के वेतन भत्तों में से जो भी काटना है, जो भी करना है, उस निर्णय की अनुपालना करने के पश्चात क्या शेष राशि बचती है जो पारसमल जैन से लेना शेष है या गबन है, क्या है, उसकी स्पष्ट जानकारी आप उच्च न्यायालय ने ये जानकारी मांगी से मांगी। प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड चित्तौड़गढ़ के प्रबंध निदेशक से माननीय उच्च न्यायालय ने ये जानकारी मांगी कि ये सारा सब कुछ होने के बाद में, इनके वेतन भत्तों से राशि समायोजित होने के बाद में अंततोगत्वा क्या राशि जो है वो लेना शेष होती है, उस राशि की जानकारी प्रबंध निदेशक से मांगी गई। क्या प्रबंध निदेशक ने ये जानकारी माननीय उच्च न्यायालय को दी? जी सर, बिल्कुल दी ना। जिस तरह से पिछले 1.5-2 सालों से षड्यंत्र में लगे हुए थे, उसी तरह की जानकारी उन्होंने उच्च न्यायालय को भी प्रस्तुत करी कि पारसमल जैन का वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, पीएफ की राशि आदि रोकने का कारण ये है कि इनके खिलाफ जांच पेंडिंग थी और एफआईआर चल रही थी। अब साहब मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आई, हास्यास्पद बात है। पारसमल जी जैन का रिटायरमेंट होता है अप्रैल 2016 में। ये तनख्वाह, वेतन भत्ते, सेवानिवृत्ति आदि लेने का जो समय था वो 30 अप्रैल 2016 था। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू होती है साहब सितंबर 2018 में और एफआईआर शुरू होती है अगस्त 2020 में। और हमारे एमडी साहब महामहिम इतने मतलब यूँ भविष्य के साहब सेवानिवृत्ति के परिलाभ और बकाया वेतन जो भी चीज़ इनको जारी करनी थी, वो समय था इनकी सेवानिवृत्ति के समय का, जब 30 अप्रैल को रिटायर हुए और 20 मई के दिन इनका जो बैंक के अनुसार जो भी व्यवस्थापक चार्ज लेना आया उसको चार्ज दिया। उसके बाद ये राशियाँ उस समय जारी करने की बात, वर्ष 2016 30 अप्रैल, हमने आपको बताया कि 29 अप्रैल को पारसमल जैन को मौखिक सूचना दी गई कि आपको सेवानिवृत्त किया जा रहा है और 30 अप्रैल को यानी कि ठीक एक दिन बाद ये सेवानिवृत्त हो गए। ये बात इसी सिलसिले में हो रही है। अब साहब जब सेवानिवृत्ति के लाभ और ये सारी चीज़ें उस समय जारी करनी थी, उस समय इन्होंने रोक ली। और अब हाईकोर्ट ने जब पूछा कि आपने रोकी क्यों या क्या स्थिति है, तो हाईकोर्ट को ये जानकारी दे रहे कि साहब इनके खिलाफ जांच पेंडिंग थी और एफआईआर चल रही थी। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि अप्रैल 2016 में आपने जिस व्यक्ति के वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ रोके, उस व्यक्ति के खिलाफ विभागीय जांच शुरू होती है सितंबर 2018 में और पुलिस की कार्रवाई आपके द्वारा कराई जाती है 14 अगस्त 2020 के दिन। तो आपने साहब ये अप्रैल 2016 में वेतन कैसे रोक लिया? इसका मतलब या तो आपकी कोई प्लानिंग थी कि इसका वेतन अभी रोको और इसके बाद में अपन इसके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करेंगे, इसलिए इसका वेतन रोक लो, या आप ज्योतिष विज्ञान के बहुत बड़े जानकार हैं। नहीं, कहीं ये इसमें थोड़ा सा आप और स्पष्ट करें कि 2016 30 अप्रैल 2016 को पारसमल जैन जो है वो रिटायर हुए। रिटायर होने के समय से ही क्या इस मामले में कुछ संशय था? क्योंकि हिसाब किताब जो है वो ऑडिट रिपोर्ट हुई थी, ऑडिट रिपोर्ट लगातार इसके बाद ही हुई। ऑडिट रिपोर्ट का क्या समय था? ऑडिट रिपोर्ट साहब जब मैंने 20 मई 2016 को इन्होंने 31 मार्च 2016 तक का चार्ज दे दिया। शेष चार्ज के लिए शंकर लाल जी सुपरवाइजर और इनके बीच में सहमति बनी कि भाई 31 मार्च 2016 तक का रिकॉर्ड
दे दिया है आपने, ऑडिट के समय आपको बुला के ऑडिट करा लेंगे। यदि ऑडिट में आपके खिलाफ कोई वसूली योग्य राशि नहीं पाई जाती है तो आपके समस्त वेतन भत्तों का भुगतान कर देंगे। यदि कोई राशि पाई जाती है तो हम इसमें से काट के आपको बाकी की राशि दे देंगे। इसका प्रार्थना पत्र भी इन्होंने दे दिया था। अब मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई साहब, जब इन्होंने 31 मार्च 2016 तक का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया तो इन्होंने 31 मार्च 2017 तक का ऑडिट क्यों कराया? इनको 31 मार्च 2016 तक का कराना था। नए व्यवस्थापक का ऑडिट 21 मई 2016 से 31 मार्च 2017 तक कराते। आपने बिना रिकॉर्ड के पूरी अवधि का ऑडिट कराया, मतलब आपके दिमाग में कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। पूरी प्लानिंग के साथ आप इस पूरी साजिश को एग्जीक्यूट कर रहे थे कि भाई 2 साल का जानबूझ के करा लो, पारस जी हैं क्या कर लेंगे, पुराने आदमी हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा। आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पिताजी की जो है कार्यावधि समाप्त होने के बाद की ऑडिट रिपोर्ट भी उसी के साथ कराई गई? जी, मेरे पिताजी 30 अप्रैल 2016 को रिटायर हो गए, पर इन्होंने 31 मार्च 2017 तक का जॉइंट ऑडिट कराया। मेरे ये समझ में नहीं आई जॉइंट क्यों कराया। आप जो 1 अप्रैल 2016 से 20 मई 2016 के बीच का ऑडिट छोड़ देते, आप नए व्यवस्थापक का ऑडिट 21 मार्च से शुरू कर लेते। 21 मार्च 2017 से 21 मई 2017 से 31 मार्च 2017 तक का करा लेते। पर जानबूझ के साहब 2 साल का करा के एक वो मतलब रूप दिया गया। इसमें मैं ऐसी ऐसी राशियाँ बताऊंगा आपको जो इनके नाम में लिखी गई। गोदाम में कोई डंप माल है साहब, खराब हो गया, ऊपर से छत टपकती है। लगभग 30 प्रस्ताव ले रखे हैं कि साहब गोदाम खराब है, इसकी मरम्मत कराई जाए, खराब है मरम्मत कराई जाए। अब ये व्यवस्थापक इसके घर से तो साहब मरम्मत कराएगा नहीं, और जब बारिश आएगी और ऊपर से पानी टपकेगा साहब, एक कट्टा हो तो ऊपर लेट के भी बचा ले, इतने कट्टे पड़े कैसे बचाएगा? वो खाद जो खराब हो गया, वो डंप माल के पैसे भी इनसे वसूल लिए जाए। खाद की कंपनियों को चेक से पेमेंट किया, ट्रांसफर एंट्री है, चेक से पेमेंट गया, वो चेक से पेमेंट गया वो भी इनके नाम में साहब और गबन है। अब चेक से जो पेमेंट खाद की कंपनी को ट्रांसफर हुआ उसको गबन कैसे मान रहे हो? क्या आपके हिसाब, आप भी मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा आपको भी, क्या चेक से जो पैसा समिति के अकाउंट से खाद की कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया है, हाँ उसका बिल आपके पास नहीं था तो आप इनसे मांग सकते थे कि भाई ये पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है, इसका बिल दो। या संबंधित कंपनी को भी आप एक लेटर पैड से लेटर जारी कर सकते थे कि साहब इतनी तारीख को आपको हमारी संस्था से राशि आई है, इसका बिल आप भिजवाने की कृपा करा, वो भी भिजवा देते। लेकिन क्या बिल जो है आप जैसा अभी कह रहे हैं तो इनके एक बिल उपलब्ध नहीं थे क्या? बिल साहब उस समय रिकॉर्ड अपूर्ण था, इन्होंने आनंद फानन में एक दिन पहले के चार्ज लिया था। तो कुछ बिल वगैरह ऐसा होता है साहब कि चेक से पेमेंट जा रहा है तो पेमेंट पहुंचने के बाद भी बहुत सी कंपनियां पेमेंट पहुंचने के बाद भी बिल देती है, पेबिलिटी आ गई। कोई बिल बाई मिस्टेक इनके पास आया और देने से रह गया, भूल चूक तो होती है साहब, हर जगह लिखा होता है भूल चूक लेनी देनी। तो आप एक बार ऑडिट के समय बुलाते हैं भाई ये पैसा चेक से आपने फला कंपनी को ट्रांसफ़र किया साहब, इसका क्या है, इनको पूछ सकते थे। इनसे उनके कोई लड़ाई थी, द्वेषता थी या कुछ भी था तो संबंधित कंपनी को भी एक नोटिस जारी करके पूछ सकते थे कि साहब आपके यहाँ हमारी संस्था से ये राशि इस तारीख को ट्रांसफ़र की गई, ये राशि आपसे किस संबंध में आपको ट्रांसफ़र की गई, या तो इसके कोई बिल वाउचर उपलब्ध करावें, अन्यथा राशि पुनः जमा करावें। खाद भी साहब स्टॉक रजिस्टर में जमा है, हमेशा जमा होता है। 500 कट्टे वहाँ से आए और वापस बिका भी है, उसमें से जो खाद आया उसमें से खाद बिका भी है साहब, और स्टॉक रजिस्टर में एंट्री हो रहा है। उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं, गवर्नमेंट में इसमें आप जैसा कह रहे हैं कि स्टॉक रजिस्टर में वो सारी चीज़ें दर्ज हैं, तो क्या इस तरीके की जो जैसी बात हो रही है कि बिल आपके पास अवेलेबल नहीं है और चेक से जो है वो कंपनियों को भुगतान कर दिया गया, तो इससे संबंधित क्या बिलों की अनुपलब्धता थी या आपके पास वो बिल अवेलेबल हैं अभी भी और आपने वो रिकॉर्ड में प्रस्तुत किए? नहीं साहब, वो जो खाद के बिल आए थे तो जो 50 दिन का रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड के रिकॉर्ड में थे भाई बिल, मतलब जो आपसे नहीं लिया गया, तो मेरे से नहीं लिया, जो रिकॉर्ड नहीं लिया गया और ऑडिट करा ली गई, ये सारा जो मामला है वो उसी के अंदर था। उसी के अंदर है साहब, वो उसी में बाद में आपने उससे संबंधित दस्तावेज जो 50 दिन की रिपोर्ट है, वो 50 दिन का जो आपका हिसाब है वो आपने प्रस्तुत किया? हाँ सर, वो न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया आपने या पुलिस जांच के दौरान दिया? मैंने किया, सब संबंधित व्यवस्थापक को दिया। संबंधित व्यवस्थापक जो प्रकाश चंद जैन जो अभी वहाँ व्यवस्थापक या उस समय थे, उनको आपने हैंडओवर कर दिया था और उसकी आपने विधिवत प्राप्ति रसीद भी ली होगी? प्राप्ति रसीद भी ली साहब। उसमें फिर उस हिसाब को देखने के बाद में किसी प्रकार का कोई गबन का मामला नहीं बनता है? नहीं बनता, अगर वो देख लेते हैं स्टॉक रजिस्टर वगैरह सब देख लेते हैं तो गबन होता ही नहीं है। तो ये उससे प्रकाश चंद जैन संतुष्ट थे जो आपने उनको रिकॉर्ड प्रस्तुत किया? हाँ, वो तो थे, सब संतुष्ट थे, उनको खाद भी दिया मैंने।
खाद भी जो 500 कट्टे स्टॉक में थे तो उनको दिया साहब, स्टॉक भी आपने उनको हैंड ओवर किया था? स्टॉक भी हैंड ओवर कर दिया उनको, उनके साइन है उनके। 50 दिन का वो जो खाद लिया मेरे से, खाद का स्टॉक रजिस्टर दिया, उसमें उनके साइन है सब। वो भी दिया, और जब भुगतान से संबंधित जितनी जानकारी आपके पास थी या जो भी दस्तावेज थे वो भी आपने उनको 50 दिनों के उस दौरान के हैंड ओवर कर दिए? सब दे दिए उनको। उसके बाद वो संतुष्ट थे उस हिसाब से? संतुष्ट तो फिर ये गबन की बात जो है वो कहाँ से शुरू होती है पारस जी? क्या इसमें किस तरीके से इन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, वो थोड़ा सा आप स्पष्ट करें हमारे दर्शकों के लिए। वो तो सब 50 दिन का जो रिकॉर्ड था, खाद मेरे पास था, और खाद मेरे पास था, लेकिन वो कह रहे थे कि छत से पानी गिर रहा, खराब हो गया, वो आपसे लेंगे। वो उसकी मात्रा लगभग कितनी रही होगी? उसकी मात्रा से 500 कट्टे थे, 500 कट्टे यूरिया खाद के थे, डीएपी के थे, सुपर फास्फेट के, सब तरह का खाद आता है समिति में, सब तरह का खाद था। बरसों से पड़ा था। वो तो खराब होने के बावजूद भी समिति के गोडाउन में वो वहीं रखा हुआ होगा। इसमें किसी प्रकार का गायब होना या उसमें कोई कमी होने का तो कोई इस मामला बनता ही नहीं था, यही रहा? कुछ नहीं है साहब, उसमें गबन का मामला है ही नहीं, उसमें कोई कम ज़्यादा हो कुछ नहीं था सब। ठीक बात। जो खराब हुआ वो भी वहाँ उपलब्ध था उस समय में, वही आपने उनको हैंडओवर भी किया और उससे वो प्रकाश चंद जैन संतुष्ट रहे, यही आपका कहना है? जी। तो राजेश जी, जैसे कि आपने बताया, ये कहीं ना कहीं इसमें आपको ऐसा लगता है कि अधिकारियों की कोई दुर्भावना जो थी वो आपके पिताजी के प्रति थी। इसके बाद न्यायालय की शरण जब आपने ली तो न्यायालय ने इस मामले को किस तरीके से सुना और किस तरीके से इसमें जो है वो निर्णय दिया? न्यायालय उप रजिस्ट्रार या नहीं, मैं बात कर रहा हूँ न्यायालय उप रजिस्ट्रार तो 57(1) 57(2) की कार्रवाई हो गई। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो आरोप जो है आपके पिता के ऊपर कायम रखे नहीं, या उनको हटा लिया गया? नहीं, उन्होंने तो हटा दिया ना साहब। उप रजिस्ट्रार महोदय ने 44,25,000 तो सीधे दोष मुक्त कर दिए। 22,05,000 रुपए की राशि का मिलान करने के लिए कहा और 82,000 रुपए की जो राशि है वो वसूलने की कहा। तो मैं आज भी साहब आपके कैमरे पे भी मैं यही कह रहा हूँ कि सारा हिसाब करने के बाद दस्तावेजों के आधार पे अगर मेरे पिताजी के पास 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक होना भी साबित कर दिया जाता है हिसाब किताब के अनुसार, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर इसको आप गबन की संज्ञा तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपने 50 दिन के रिकॉर्ड के बिना ऑडिट कराया। बिना रिकॉर्ड के ऑडिट होगा वो गबन नहीं है। आप पहले हिसाब लो। गबन वो होता है कि साहब अगर पारस जी कोई चीज़ राजेश कुमार जैन के नाम लिख दें और वो चीज़ राजेश कुमार जैन को नहीं दे के मनीष कुमार जैन को दे दे, ये खुद रख ले, वो गबन होता है ना सर। ये तो गबन नहीं है, हिसाब किताब है। हिसाब किताब पूरा लो, आपका निकलता है तो आप लो, मेरा निकलता है तो मुझे दो। 57(2) की जांच के बाद जो निर्णय आया उस निर्णय के अनुसार मैंने सारा रिकॉर्ड इनके साथ जाके सुपुर्द करवा दिया। उसमें साहब लगभग 9 लाख रुपए, सारा हिसाब किताब काटने के बाद 9 लाख रुपए इनकी अमानत ज़्यादा शेष आ रही है। यानी कि 9,42,000 रुपए आपके विभाग की तरफ, 9,89,000 उसमें से 82,833 रुपए जो मैंने आपको बताया वो कुछ मदों में वो श्री पोते की राशि है, वो कम कर लेते हैं तो लगभग 9 लाख और समथिंग अधिक जमा आ रहे हैं इनके। यानी कि वो आपके लेने निकलते हैं, आपके लेने निकलते हैं विभाग की तरफ हमारे लेने ही करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जब आप उच्च न्यायालय में गए तो उच्च न्यायालय ने इस मामले को किस तरीके से सुना और उन्होंने क्या इस मामले में आदेश दिया? क्या इस बारे में क्या बताएंगे आप हमको? उच्च न्यायालय ने पहला आदेश जो दिया वो तो एमडी से जानकारी मांगी। जब एमडी ने झूठी जानकारी दी तो उच्च न्यायालय को भी लग गया है कि एमडी बात को गोलमाल कर रहा है या घुमा रहा है या मंशा उच्च न्यायालय को, मेरे को ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय को मंशा पता चल गई कि स्टे खारिज करवाना चाहता है या जमानत खारिज करवाना चाहता है। तो उच्च न्यायालय ने साहब सेकंड हियरिंग पे स्टे के बाद की जो फर्स्ट हियरिंग हुई मई में, उस समय उच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेशित किया कि 2 महीने के अंदर जांच खत्म करके रिपोर्ट भेजे और मुझे आदेशित किया कि आप जांच में पूरा सहयोग करें। इसके लिए मैं साहब बार बार पुलिस थाने में गया, 5, 7, 10 बार 12 बार मैं वहाँ गया और साहब 11 जुलाई के दिन में फिर एसपी साहब के पास प्रस्तुत हुआ। एसपी साहब ने सीओ सर्कल के नाम पे ऑर्डर जारी किए, डिप्टी साहब के पास गया। डिप्टी साहब के हस्तक्षेप के बाद जांच में तेज़ी आई, गहनता से जांच की गई। सीआई साहब ने आईओ को पूरा आदेशित किया कि भाई बैंक वालों को बुला के, मैंने उनसे ये निवेदन किया साहब स्टे है, आप आमने सामने बुला के उनसे पूछ लो, अगर वो गबन साबित कर देंगे तो साहब मैं आपके साथ चल के चालान पेश करा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। पर वो एक बार गबन के एलिगेशन जो लगाए हैं उनको प्रूव तो करें। बैंक वालों को वो बुलाया साहब थाने में पूछने के लिए, उनसे यही सवाल जो मैंने आपको जानकारी दी कि भाई वो 57(1) की जानकारी, भाई ये पेज वहाँ 170 पेज धारा 57(1) में वहाँ कैसे आया जब आप पुलिस को लिख रहे हो कि मैंने कोई उपलब्धि नहीं कराया वहाँ पे। 333 के साथ 15-18 क्यों उपलब्ध नहीं कराया, ऑडिट रिपोर्ट पे सील ठप्पे क्यों नहीं है, मतलब जो दस्तावेज आपने एफआईआर कराने के लिए यूज़ किए हैं सारे गलत है।
तो उन्होंने साहब 2 दिन का टाइम मांगा। 2 दिन के बाद उन्होंने फिर इनके सहायक अधिशासी अधिकारी जो FIR करता भी थे, बलराम जी शर्मा वो थे, साथ में प्रकाश जी जैन वर्तमान व्यवस्थापक मौजूद थे, जिनके गवाह के रूप में बयान भी दर्ज किए हैं पुलिस ने। मोहनदास जी वैष्णव मौजूद थे और बाकायदा बैंक के ऑफिस में बैठ करके और उन्होंने लेटर पैड पे थाना अधिकारी के नाम पे प्रार्थना पत्र जारी किया कि साहब ये इसमें विभागीय जांच पूरी हो चुकी है और निर्णय आ चुका है, ये राशि दोष मुक्त कर दी, इसका मिलान करने के लिए कहा और तनख्वाह में से समायोजित करने के लिए कहा। समायोजन के पश्चात कोई राशि पारसमल जेल में लेना शेष नहीं है, इसलिए इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। ये चीज़ उन्होंने थाना अधिकारी के नाम पे लिख के दे दी, जिसकी एक प्रतिलिपि मुझे भी जारी कर दी और बाकायदा बैंक के डिस्पैच रजिस्टर में डिस्पैच करके दिया। डिस्पैच नंबर डाल के बैंक के डिस्पैच रजिस्टर में मेरे पिताजी के हस्ताक्षर करा के डिस्पैच रजिस्टर में और CI साहब को देने की प्रति भी मुझे दी। वो कॉपी जब मैंने थाने में ले जाके दी, उस आधार पर पुलिस ने FIR लगा दी। इस मामले में पुलिस का जो अनुसंधान है वो FIR पर ख़त्म होता है। पुलिस ने विभागीय जांच और सारी जानकारी लेने के बाद में दस्तावेजी आधार पर ये निश्चित किया कि इस मामले में जो FIR 420-406 में दर्ज कराई गई थी पारसमल जैन के खिलाफ, उसमें इनके ऊपर किसी प्रकार के गबन का आरोप सिद्ध नहीं होता है, अपराध प्रमाणित नहीं माना गया। ये FIR पुलिस की जो है वो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद में न्यायालय ने इस बारे में क्या आदेश दिया? न्यायालय ने इसके लिए साहब एक 13 तारीख की वापस सुनवाई निर्धारित की, जो 13 तारीख को लोक अदालत हुई थी। लोक अदालत में लेके इसको न्यायालय ने समाप्त कर दिया और बाकी FIR करता बलराम शर्मा के पुलिस के सामने बयान हो गए। फिर जिस दिन 20 जुलाई थी, शायद 20 जुलाई के दिन कोर्ट में पेश की गई, तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी बलराम जी शर्मा ने कहा कि भाई इस मामले में अब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहिए और कोई राशि इनसे वसूली योग्य ऐसी नहीं पाई जा रही है और किसी तरह का कोई मेरे को पुलिस जांच पे पूरा वो FIR में उन्होंने लिखा हुआ भी है उनका कि भाई मैं पुलिस जांच से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और अब आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। यहाँ से ख़त्म हो गई साहब। उसके बाद में मैंने जो जमानत के लिए हाई कोर्ट में जो एक प्रार्थना पत्र लगा रखा था, उसको मैंने सर नोट प्रेस नहीं करवाया कि भाई पुलिस से जानकारी मांगी है 2 महीने में जांच खत्म करके, पुलिस ने FIR लगाई तो पुलिस जानकारी दे देगी और कोर्ट को जो उचित लगेगा वो निर्णय हाई कोर्ट दे देंगे। तो मैंने वो नोट प्रेस नहीं करवाई। उसमें साहब FIR लगने के बाद भी 2-3 सुनवाइयाँ हुई। उसके बाद सर रिसेंटली सर 28 तारीख की सुनवाई थी मेरी, 28 सितंबर। तो 28 सितंबर को साहब उस में पुलिस की तरफ से जानकारी भी भेज दी गई थी और मेरे वकील ने वहाँ पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि साहब इस प्रकरण में जांच के बाद पुलिस द्वारा FIR प्रस्तुत कर दी गई है और जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। यह जानकारी यहाँ से वापस पुलिस द्वारा प्रमाणित होकर कोर्ट के पास चली गई। FIR की कॉपी रिकॉर्डेड कोर्ट के पास पहुँच गई होगी PP के थ्रू। उसके बाद में हाई कोर्ट ने साहब उस जो मेरी जमानत का प्रार्थना पत्र था उसके लिए ये टिप्पणी करके बंद किया कि भाई ये इसमें FIR लग चुकी है, इसलिए ये जमानत की अर्जी निष्फल हो जाती है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। ये माननीय उच्च न्यायालय के बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने मेरी जो जमानत का प्रार्थना पत्र है आपके पिताजी की जमानत के बारे में, हाँ, तो उनका जो प्रार्थना पत्र था उसको खारिज नहीं किया है। हाईकोर्ट का ये कहना है कि भाई अब ये जमानत का जो प्रार्थना पत्र है वो निष्फल हो चुका है, क्योंकि इस मामले में निचली अदालत में FIR पुलिस द्वारा FIR प्रस्तुत हो चुकी है और निचली अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और वो हमारे पास भी पहुंच चुकी है और उसे हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, इसलिए इसमें अब सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपने पूरी बातचीत सुनी। अब इस पूरे मामले में एक और बात की जानकारी आपको देना जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी इसके तहकीकात के दौरान और जो भी न्यायिक प्रक्रिया रही या विभागीय जांच रही, उसके बाद में पूर्व व्यवस्थापक पारसमल जैन द्वारा एक निम्बाड़ा सदर थाना में एक FIR दर्ज करवाई गई। उस प्राथमिकी में जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, 7 धाराओं में कुछ विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जो है वो FIR दर्ज हुई है। इसमें अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उन अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी जांच ना तो शुरू हुई है, ना उनके ऊपर अभी कोई विभागीय जांच हुई है, ना पुलिस द्वारा कोई जांच अभी इसमें शुरू की गई है। इसमें ऋण पर्यवेक्षक जो हैं वो शंकरलाल जाट हैं। अभी वर्तमान में कारुंडा ग्राम सेवा सहकारी समिति में प्रकाश चंद जैन जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं,
उसके बाद इसमें अगला नाम है इरफान हुसैन, जिन्होंने इस पूरे हिसाब किताब की जांच की थी। एक ऑडिटर जो हैं सांवरिया लाल हैं एक, उसके बाद है प्रहलाद 57(1) की जांच करने वाले प्रहलाद सांवरिया लाल। उसके बाद है प्रहलाद राय अमेरिया जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। रेणुका अग्रवाल जो उस समय केंद्रीय सहकारी बैंक चित्तौड़गढ़ की प्रबंध निदेशक थीं और अभी वर्तमान में प्रबंध निदेशक जो हैं बैंक के नानालाल चावला। इन लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर में अभी पुलिस की जांच शुरू हुई या नहीं हुई, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, पर यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि ये सभी लोग अभी अपने पदों पर काम कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद, विभागीय जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद, न्यायालय द्वारा भी, पुलिस द्वारा भी एफआईआर जो है वो उसमें न्यायालय में सबमिट कर दी गई है। उसके बाद में एक नए संघर्ष की शुरुआत जो है पूर्व व्यवस्थापक पारसमल जैन की शुरू होती है कि अब वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में उनको प्रताड़ित किया, जैसा कि उनका कहना है। महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम की, पूरे इस मामले की गहन या किसी उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा, विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। ये बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। इसमें किन किन लोगों ने किस किस तरीके की जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी थी, किस तरीके का उनका रोल रहा या उनकी क्या नीयत रही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस नीयत से इस प्रकार के इस पूरे गबन के मामले को बनाया गया या इसको ऐसा रूप दिया गया, इसकी विभागीय जांच होनी चाहिए। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप भी विचार कीजिएगा कि क्या इस मामले में विभागीय जांच होनी चाहिए या पुलिस द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है, पारसमल जैन ने जो एफआईआर इन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है, क्या उसमें पुलिस की जांच किसी परिणाम तक पहुंचनी चाहिए। जब भी, जिस भी समय इस बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित हमारे पास आएगी, जनप्रहरी आपको जरूर उपलब्ध कराएगा। इस हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।